यस, डिसएडवांटेज इज व्हाट कि जो यहाँ पे देखो जो वर्किंग हो रही है वो किस पे बेस्ड हो रही है, टोकन बेस्ड हो रही है। ठीक है, यानी कि एक टोकन की हेल्प से हर एक नोड को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्रिटिकल सेक्शन जो है वो असाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई भी नोड जो है वो वेट नहीं कर रही है फॉर इनफाइनाइट टाइम एंड ऑल्सो देयर इज नो डेडलॉक, बट ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है, टोकन की हेल्प से। और जिसके पास भी टोकन होगा जस्ट वही क्या कर सकती है, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले सकती है। अब डिसएडवांटेज इसका मेन क्या है कि सपोज अगर आपका टोकन ही लॉस्ट हो जाता है, जैसे एक टोकन असाइन किया गया है N1 N2, N1 ने N2 को पास किया, फिर N3 को, फिर N4 को, इस तरह से, और जब कोई भी उसको एक्सेस नहीं करता है तब उस टाइम पे वो फ्री रहता है। तो अगर सम टाइम सपोज वो टोकन ही लॉस्ट हो गया तो आपकी जो नोड है वो क्या सोचेंगी, वो ये वेट करती रहेंगी कि हो सकता है कि जो टोकन है वो किसी और नोड ने ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ हो। अब जैसे N1 से N2 को टोकन पास होना था, अब ये टोकन ऑन द वे ही लॉस्ट हो जाता है तो N2 के पास टोकन पहुंचेगा ही नहीं और N2 इसी वेट में रहेगी कि अभी N1 का वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज फॉर दिस टोकन बेस्ड एल्गोरिदम। इफ द टोकन इज लॉस्ट, अगर आपका टोकन ही लॉस्ट हो जाता है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है कि टोकन लॉस्ट हुआ है या किसी और नोड ने उसको यूज अभी कर रही है वो। ठीक है, एंड फिर उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, अगर डिटेक्ट भी होता है कि वो लॉस्ट हुआ है तो उसको रीजनरेट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सारी वर्किंग इसकी टोकन पे ही है, टोकन ही लॉस्ट हो जाता है तो कैसे मैनेज होगा। सो डिसएडवांटेजेस। दिस द फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड, नोड कैन बी क्रैश, कोई भी नोड एट सम पॉइंट हो सकता है वो क्रैश हो गई हो, वहां पे फेलियर आ गया हो, तो उस टाइम पे भी इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है, लाइक जैसे N1 ने अपना वर्क कंप्लीट किया, N1 को ये पता है कि उससे बस टोकन को पास करना है टू इट्स नेक्स्ट नोड। N1 ने क्या किया, टोकन रिलीज कर दिया, जब उसका क्रिटिकल सेक्शन काम कंप्लीट होगा, अब जैसे ही वो आगे मूव करेगा आपका टोकन, तो N2 नोड सपोज यहाँ पे इस टाइम पे क्या है, क्रैश नोड है, तो आपका ये नहीं पता लगेगा कि N2 जो है वो जैसे जैसे टोकन लॉस्ट होना डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है इस कंसेप्ट में। ऐसे ही अगर कोई नोड क्रैश हो जाती है तो ये डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या वो नोड एक्चुअली सही वर्क कर रही है यहाँ पे, या वहाँ पे फेलियर है, उसने टोकन का यूज किया है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो एडजेसेंट नोड है उन्हीं को ही टोकन पास किया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई नोड क्रैश हो जाती है तो वहाँ पे जो टोकन की जो एबिलिटी होती है हर एक नोड की वो भी डिस्टर्ब हो जाता है सारा। तो यहाँ पे दो डिसएडवांटेजेस के, सिंपली टोकन लॉस्ट हो जाता है तो उसको डिटेक्ट हमें करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसको रीजनरेट ही करना पड़ता है अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ है तो। नेक्स्ट क्या है कि नोड भी किसी पॉइंट पे हो सकता है वो क्रैश हो जाती है, तो उस टाइम पे भी जो ये सर्कुलर मोशन चल रहा है टोकन का वो भी कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप, ये आपका टोकन बेस है बस। ठीक है, सिंपल, व्हाट इज इट, क्या क्या स्टेप्स है आपको मैंने बताया था अभी, एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। ओके, नेक्स्ट देखो, सेकंड टाइप दैट इज सेंट्रलाइज्ड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। Yes, class, centralized mutual exclusion. So first of all, tell me what is a centralized system? Centralized system क्या होता है? Anyone of you, what is centralized system? बताओ।
टोटल 4 nodes are here. Node 1, Node 2, Node 3 and a CN. CN is a central node. ठीक है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम सिंपल है, जहाँ पे कि जो नोड्स है, जितनी भी नोड्स है वो डिपेंड होती है एक सेंट्रल नोड पे फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो N1, N2, N3 है वो खुद ही अपने लिए डिसीजंस ले रही हो कि किस टाइम पे उन्हें क्या वर्क परफॉर्म करना है। देयर इज अ सेंट्रल नोड, और सेंट्रल नोड के अकॉर्डिंग ही जो ये नोड्स हैं N1, N2 और N3 ये अपना वर्क करती है। अब यहाँ पे कौन सा वर्क करना है, इनको क्या करना है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन का काम क्या है कि जो क्रिटिकल सेक्शन में पैरेलल एक्सेस होता है डिफरेंट प्रोसेसेस का, उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब एक्सेस करेंगी नोड N1, नोड N2 और नोड N3 क्रिटिकल सेक्शन को, तो वो कंट्रोल किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रल नोड। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें एक बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी कोई भी नोड है, इफ दे वांट टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, तो सिंपली इनका काम क्या है, एक रिक्वेस्ट सेंड करना, किसको, सेंट्रल नोड को। अब ये सेंट्रल नोड चेक करेगी कि क्या वो क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। अगर वो क्रिटिकल सेक्शन फ्री होता है, यानी कि वहाँ पे और कोई प्रोसेस नहीं है वेटिंग में कि जो जिसको क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना हो, तो अगर वो क्रिटिकल सेक्शन फ्री होगा तो सिंपली वो इस नोड को, रिक्वेस्टेड नोड को एक्सेस दे देती है। ठीक है, जैसे आपने वो मैंने आपको बताया था लैम्पोर्ट वाले पे 3 मैसेजेस होते थे, वहां पे क्या था, रिक्वेस्ट था और क्या था आपका, रिप्लाई था और रिलीज था। क्यों होते हैं 3 मैसेजेस, क्योंकि रिक्वेस्ट मैसेज हमें क्या बताता है, दैट रिक्वेस्ट इज ट्रांसमिटेड बाय अ नोड टू अनदर नोड। नेक्स्ट इज रिप्लाई। रिप्लाई में क्या है कि अगर वो रिक्वेस्ट सेंड कर रही है तो ऑब्वियसली उसको रिप्लाई तो मिलेगी, या तो हाँ की या ना की, तो रिप्लाई मैसेज होता है आपका। और नेक्स्ट क्या होता है, रिलीज। रिलीज, अब यहाँ पे भी वो रिलीज मैसेज यूज होगा, क्यों, क्योंकि जैसे N1 को अगर असाइन हो गया तो N1 भी एक मैसेज ट्रांसमिट करती है कि दैट नाउ माई टास्क फॉर क्रिटिकल सेक्शन इज कंप्लीट। उसके बाद वो वहां से बाहर आ जाती है, एग्जिट कर जाती है क्रिटिकल सेक्शन से। ठीक है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम मेनली बेसिकली यही होता है कि जहाँ पे जितनी भी नोड्स होते हैं वो एक सेंट्रल नोड पर डिपेंड करती है अपनी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, अगर उनको कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी रिक्वेस्ट हो जाती है सेंट्रल नोड पे ही जाती है। आफ्टर दैट सेंट्रल नोड उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है, और जो रिस्पॉन्स है वो एक रिस्पॉन्स या फिर रिजल्ट आप कह सकते हो एक रिस्पॉन्स मैसेज के फॉर्म में वापस से उस रिक्वेस्टेड नोड को ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोड्स होती है वो खुद नहीं डिसाइड करती कि उन्हें अभी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है या नहीं जाना है। कौन डिसाइड करता है, एक सेंट्रल नोड डिसाइड करती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इससे अपोजिट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है कि सभी नोड्स जो होंगी वहां पे एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर यूज किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करती है कि उन्हें अभी क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेनी है या नहीं। लेकिन सेंट्रलाइज के सिस्टम में क्या होगा, वो सभी नोड्स होंगे, पहले एक सेंट्रल नोड को ही मैसेज ट्रांसफर करेगी, रिक्वेस्ट मैसेज। उसके बाद वो वेट करेंगे कि मुझे सेंट्रल नोड से एक रिप्लाई मिले, हाँ का या ना का। अगर फ्री होता है वो क्रिटिकल सेक्शन तो सिंपली वो ग्रांट मैसेज सेंड करती है, अगर फ्री नहीं होता है तो वो डिनाइड मैसेज सेंड करती है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे मेनली देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर बताया था, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में क्या था, यू हैव टू सेलेक्ट वन नोड
एज ए मास्टर नोड अमंग अ पूल ऑफ नोड्स। तो सेम यहाँ पे होता है आपका सेंट्रलाइज सिस्टम में फ्रॉम एन नंबर ऑफ नोड वन नोड विल बी इलेक्टेड एज अ कोऑर्डिनेटर नोड। जैसे मैं सेंट्रल नोड बोल रही हूँ, यहाँ पे आप उसको सेंट्रल नोड भी बोल सकते हो या कोऑर्डिनेटर नोड भी बोल सकते हो। अब ये कोऑर्डिनेटर नोड भी ऐसा नहीं है कि रेंडमली किसी नोड को आपने सेलेक्ट कर लिया दैट ये जो नोड है ये कोऑर्डिनेटर का काम करेगी। देयर इज अ पर्टिकुलर एक इलेक्शन एल्गोरिदम यूज किया जाता है, बेस्ड ऑन दैट इलेक्शन एल्गोरिथम रिजल्ट किसी भी एक नोड को कोऑर्डिनेटर नोड सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, so here for centralized mutual exclusion the first step is here select one node as the coordinator node among n nodes based on an election algorithm। ठीक है, अब जो भी नोड आपकी एज अ कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट हुई है, अभी क्या करना है कि जो बाकी की नोड्स है जैसे यहाँ पे N1 N2 N3, अब वो नोड्स जो है इसको अगर उनको क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करनी है तो वहां पर रिक्वेस्ट सेंड करती है। अब मैंने आपको बताया था यस्टरडे जो लास्ट आपकी क्लास हुई थी उसमें कि जो आपका ये क्रिटिकल सेक्शन होता है वो एक नहीं होता। ठीक है, देर आर ए नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। तो सबसे पहले जैसे रिक्वेस्ट जाती है तो आपका कोऑर्डिनेटर क्या चेक करता है कि इसमें कौन से क्रिटिकल सेक्शन की वो रिक्वेस्ट आई। ठीक है, एक क्रिटिकल सेक्शन नहीं है, देयर आर मल्टीपल ऑफ क्रिटिकल सेक्शंस। सो डिपेंडिंग ऑन द टास्क किस क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वेस्ट आती है और बेस्ड ऑन दैट जो आपकी कोऑर्डिनेटर नोड है सेंटर नोड है वो बाकी नोड्स को रिप्लाई करती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हियर इज व्हेन ए प्रोसेस want to enter the critical section, क्रिटिकल सेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने CS लिखा है। ठीक है, मैंने प्रोसेस want to enter critical section, then first of all it send a request to the coordinator node। एंड ऑल्सो जैसे आपका मैसेज था लास्ट वाला जो हमने एल्गोरिथम पढ़ा था उस लैम्पोर्ट में, उसमें जो मैसेज ट्रांसमिट होता है उसमें क्या होता है, एक तो मैसेज होता है प्लस वहां पे और क्या होती है टाइम स्टैम्प वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे भी फॉर्म तो कम्युनिकेशन की मैसेज ही है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका रिक्वेस्ट मैसेज होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिटेल्स टू डेटा जो वो एक्सेस करना है, सेकेंडली वो क्रिटिकल सेक्शन का नेम होता है। जैसे मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शन, सपोज 4 क्रिटिकल सेक्शन है तो कौन से क्रिटिकल सेक्शन को इस प्रोसेस को एक्सेस करना है वो डिटेल भी वो इस मैसेज में रिक्वेस्ट मैसेज में सेंड करता है। ठीक है, सो स्टेटिंग विच क्रिटिकल सेक्शन इट वांट टू एंटर और एक्सेस। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है अभी आपको बताया था। नाउ द टास्क ऑफ योर कोऑर्डिनेटर नोड इज टू चेक वेदर दैट जिसके लिए रिक्वेस्ट आई है दैट क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री और इट इज ऑक्यूपाइड बाय एनी अदर प्रोसेस, कि वो फ्री है या फिर किसी और प्रोसेस के द्वारा वो ऑक्यूपाइड है या फिर उसने कोई और प्रोसेस में ऑलरेडी है। ठीक है, सो इफ फ्री देन अब यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, रिप्लाई मैसेज, देन योर coordinator node CN is the coordinator node send a reply message to this requested node granting permission to access। ठीक है, एंड सेकेंड केस इफ इट इज ऑक्यूपाइड यानी कि ऑलरेडी कोई प्रोसेस उसको यूज कर रहा है उसी क्रिटिकल सेक्शन को, तो सिंपली आपका CN क्या करेगी, कोऑर्डिनेटर नोड क्या करती है, कोऑर्डिनेटर नोड पुट दैट रिक्वेस्ट into its queue। There is a queue that is maintained by the
कोऑर्डिनेटर नोड। पहले जो हमने करा था, कौन सा था लास्ट एल्गोरिथम जो पढ़ा था, वहां पे क्या था कि हर एक नोड के पास, लैम्पोर्ट वाले में क्या था, हर एक नोड अपनी क्यू मेंटेन कर रहा था, जिसमें जो भी रिक्वेस्ट आती थी वो रिक्वेस्ट उन सभी की नोड क्यू में आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपकी कोऑर्डिनेटर नोड होगी जस्ट वही क्यू को मेंटेन करेगी। अब अगर फ्री था तो उसने क्या किया, परमिशन ग्रांट कर दी दैट नाउ यू कैन एक्सेस दी क्रिटिकल सेक्शन विद द रिप्लाई मैसेज। अगर वो फ्री नहीं है, कोई और प्रोसेस उसको ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो सिंपली सीएन ने, कोऑर्डिनेटर नोड ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को अपनी क्यू में डाल दिया। ठीक है, अब इफ इट इज नॉट फ्री, यानी कि अभी वो उसको परमिशन नहीं दे सकता, तो सीएन क्या करता है, सीएन नाउ सेंड अ रिप्लाई मैसेज फॉर डिनाइड परमिशन। कि अगर वो फ्री नहीं है क्रिटिकल सेक्शन जिसके लिए रिक्वेस्ट चाहिए, तो वो क्यूब में डाल देगा उस रिक्वेस्ट को, और जहां से रिक्वेस्ट चाहिए उसको क्या मैसेज दे देता है, डिनाई मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो कंडीशन होती है, समटाइम्स वो डिनाई मैसेज सेंड करता है और समटाइम्स वो कोई मैसेज सेंड नहीं करता। ठीक है, तो अगर सपोज जैसे यहाँ पे N1 ने रिक्वेस्ट की है सीएन को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो सिंपली एक रिप्लाई मैसेज आ जाएगा ग्रांटिंग परमिशन। लेकिन अगर वो क्रिटिकल सेक्शन सपोज N2 यूज कर रहा है ऑलरेडी, तो सीएन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगी, उस N1 को क्यू में डाल देगी। अब वो N1 को या तो डिनाई मैसेज सेंड करेगी या फिर कोई मैसेज सेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पे नोड्स का क्या काम होता है कि जब तक कि उनको रिप्लाई नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें खुद ये सोचना है कि हाँ अभी मुझे वेट करना है, जब मुझे सीएन की कोऑर्डिनेटर नोड से कोई रिप्लाई आएगी तभी मैं उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकूंगी। तो इन केस अगर इनके पास कोई रिप्लाई नहीं आती है, उस टाइम तक भी ये वेट ही करती है फ्रॉम द रिप्लाई फ्रॉम क्रिटिकल सेक्शन। तो आपका क्रिटिकल सेक्शन ये जो है कोऑर्डिनेटर नोड, वो नो के भी सेंड कर सकता है रिप्लाई, या कोई भी रिप्लाई सेंड नहीं करता जब तक कि उसका जो वो है क्या कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन, वो फ्री नहीं हो जाता। ठीक है, तो सिंपल ये दो केसेस होते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप, नाउ सपोज जो आपकी रिक्वेस्टेड नोड थी उसने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ली। क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ली, वहां पे अपना जो टास्क है वो कंप्लीट किया, एक्सेस किया उसको। आफ्टर दैट simply this node has to send a रिलीज मैसेज, जैसे वहां किया था रिक्वेस्ट रिप्लाई और रिलीज, सेम यहाँ पे दिस नोड हैज टू सेंड अ रिलीज मैसेज टू। अब वहां पे क्या था, सभी नोड को सेंड करना था, लेकिन यहाँ पे सबको नहीं सेंड करना है, यहाँ पे सिर्फ किसको बताना है, कोऑर्डिनेटर नोड को। तो दिस नोड हैज टू सेंड अ रिलीज मैसेज टू द सीएन, दैट इज द कोऑर्डिनेटर नोड। अब कोऑर्डिनेटर नोड क्या करेगी कि उसे ये पता लग जाएगा कि जो नोड अभी एक्सेस कर रही थी क्रिटिकल सेक्शन, अब वो उसने वो फ्री कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जो रिक्वेस्ट आएगी तो सेम यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अगर वो फ्री होगा तो सिंपली उनको परमिशन मिल जाएगी और वो अपना काम करेंगे। अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो एक रिलीज मैसेज कोऑर्डिनेटर को सेंड कर देंगे। दूसरा केस, अगर वो फ्री नहीं होगा क्रिटिकल सेक्शन, तो कोऑर्डिनेटर नोड जो है उनको डिनाइड का मैसेज सेंड कर देगी, और वो नोड कब तक वेट करेंगे, जब तक कि उनको ग्रांटिंग परमिशन का मैसेज कोऑर्डिनेटर नोड से नहीं आ जाता। और हर एक नोड जो रिलीज मैसेज ट्रांसमिट करेगी वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटर नोड को ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है सभी नोड्स का, वो एक सेंट्रल नोड के साथ हो रहा है, कोऑर्डिनेटर नोड के साथ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज देयर आर थ्री नोड्स, आप कह सकते हो थ्री प्रोसेसेस जो कि आपके डिफरेंट नोड्स पे हैं। एंड वन नोड इज अ कोऑर्डिनेटर नोड। नाउ क्यू कहाँ मेंटेन होगी क्लास, क्यू अभी आपको बताया था, क्यू इज मेंटेन्ड ओवर दिस कोऑर्डिनेटर नोड। इन सभी के पास नहीं है, कोऑर्डिनेटर नोड के पास क्यू होती है यहाँ पे। ठीक है, अब सपोज देयर इज अ रिक्वेस्ट फॉर अ क्रिटिकल सेक्शन, तो यहाँ पे कैसे रिक्वेस्ट आएगी,
नेम्ड इट एज, जो भी आप एग्जांपल दोगे उसमें हर एक नोड को आपको एक लेबल देना है, एक नेम देना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नोड 1 2 3 और इसको भी लेबल दे देते हैं 4। ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेटर नोड। Now suppose out of these three node, node 2 want to enter into the critical section, node 2 को critical section में entry लेनी है। तो simply यहाँ पे होगा क्या, जो node 2 है आपकी, it will send a request to this coordinator node या फिर central node। This is the request message। ठीक है, अब क्या था, अब वही स्टेप आपके फॉलो होंगे जो भी आपको बताया था कि वो फ्री है या नहीं। अब देखो, अभी एट प्रेजेंट जो मैंने एक एम्प्टी लिया है क्यू, ये जो क्यू मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैंने अभी कोई प्रोसेस नहीं डाला हुआ, ये बिल्कुल एम्प्टी है। तो इस केस में सीएन जो है कोऑर्डिनेटर नोड जैसे ही चेक करेगी कि उसको रिक्वेस्ट आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी क्रिटिकल सेक्शन की आई है, उसके बाद वो ये चेक करेगी क्या कोई और प्रोसेस उसको एक्सेस कर रहा है। तो इसकी क्यू एम्प्टी है, क्योंकि क्यू से उसको इन्फॉर्मेशन सारी मिलती है कि अभी कौन सी नोड एट प्रेजेंट कहाँ एक्सेस कर रही है। तो यहाँ पे फ्री है, तो दैट्स वाई जो सीएन है कोऑर्डिनेटर नोड एक मैसेज सेंड कर देगी किसको, नोड 2 को, जिससे रिक्वेस्ट आई है। क्या मैसेज सेंड करेगी अब फ्री के केस में, दैट नाउ यू कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। सो हियर इज अ रिप्लाई मैसेज टू दिस नोड 2। और रिप्लाई मैसेज में होता क्या है, ओके मैसेज। इस केस में आपको क्या नाम देना है इस मैसेज का, ओके मैसेज। ओके मैसेज मतलब कि उसने परमिशन दे दी है नोड 2 को, नाउ यू कैन एक्सेस दिस क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप। नेम वही है सेम, ये नोड्स वही है 1 2 एंड 3। दिस इज अ कोऑर्डिनेटर नोड 4। ठीक है, अब सपोज नोड 4 ने, यानी कि जो कोऑर्डिनेटर नोड है, उसने 2 को क्रिटिकल सेक्शन में जाने की परमिशन दी हुई है। ठीक है, सो एट प्रेजेंट सपोज दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन। सो अभी जो क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर रही है, दैट इज एक्सेसिंग बाय दिस नोड 2। दिस इज सीएस एंड हियर द एक्सेस इज ऑफ नोड। ठीक है, नाउ एट द सेम टाइम जैसे उसने परमिशन दी नोड 2 को, उसके पास एक और रिक्वेस्ट आ जाती है। एक और रिक्वेस्ट आ जाती है सपोज 3 नोड से। सो 3 नोड ने सपोज एट प्रेजेंट अब यहाँ पे इस कोऑर्डिनेटर नोड को एक रिक्वेस्ट सेंड की फॉर द सेम क्रिटिकल सेक्शन जिसमें कि नोड 2 अभी एट प्रेजेंट है, जिसमें नोड 2 अपना एक्सेस कर रही है, उसका काम कर रही है। ठीक है, तो उसी टाइम पे ही एक 3 नोड की रिक्वेस्ट आ जाती है कोऑर्डिनेटर नोड के पास। तो अब कोऑर्डिनेटर नोड चेक करना है वही फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क की वो क्रिटिकल सेक्शन फ्री है नहीं। तो अभी कोऑर्डिनेटर नोड ने वो क्रिटिकल सेक्शन किसको दिया है, नोड 2 को। तो अब उसे पता है दैट इट इज नॉट फ्री राइट नाउ। तो सिंपली आपकी कोऑर्डिनेटर नोड जो है अपनी इस क्यू में इस 3 प्रोसेस को, 3 नोड को डाल देगी। तो यहाँ पे सिंपली ये जो क्यू आपको दिखी है लास्ट केस में वो एम्प्टी थी, तो दैट्स वाई उसको परमिशन मिल गई थी। लेकिन अभी इस केस में क्या है कि नोड 2 अभी उसको एक्सेस कर रही है, अभी उसने उसको रिलीज नहीं किया है। सो दैट्स वाई अब जो भी रिक्वेस्ट आती जाएंगी वो सभी रिक्वेस्ट जो है कोऑर्डिनेटर नोड सिंपली इस क्यू में डालती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है सेम आप वही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अभी 2 जो है उसने उसको रिलीज नहीं किया है, सिंपली अभी वो उसको एक्सेस ही कर रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी, या तो कोऑर्डिनेटर नोड एक रिप्लाई कर देती है डिनाइड परमिशन की, या फिर वो कोई रिप्लाई नहीं करती। और जब तक कि किसी नोड को कोऑर्डिनेटर नोड से रिप्लाई नहीं मिलती, वो क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं दैट so this is representing here that there is no reply by this coordinator node to the node 3। ठीक है, वाई, क्योंकि अभी जो एट प्रेजेंट है क्रिटिकल सेक्शन जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट की है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बाय द प्रोसेस 2।
ठीक है, तो इसलिए उसने जस्ट क्या कर दिया, इसको अपनी क्यू में डाल दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो अभी यहाँ पे, नाउ अब सपोज एट दिस टाइम जो आपका ये है क्या कहते हैं टू, सेकंड प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर रहा था, अब उसका वर्क जो है उससे रिलेटेड कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट होने के बाद आपको क्या पता है कि जो नोड है वो क्या सेंड करेगी, एक रिलीज मैसेज। रिलीज मैसेज की हेल्प से ही कोऑर्डिनेटर नोड पे पता लगेगा दैट कि नाउ दिस क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री। सो यहाँ पे क्या है 1 2 3, दिस इज 4। ठीक है, अब देखो अब कौन सी नोड एक्सेस कर रही थी, टू, तो टू नोड ऑफ आप क्या शो करोगे दैट नाउ दिस टू नोड इज सेंडिंग अ रिप्लाई रिलीज मैसेज टू दिस कोऑर्डिनेटर नोड। जैसे ही इसको रिलीज मैसेज मिलेगा कोऑर्डिनेटर नोड को, वो चेक करेगी क्या क्यू में कोई रिक्वेस्ट है, यस क्यू में कौन सी रिक्वेस्ट थी, थ्री, थर्ड नोड से उसको रिक्वेस्ट आई थी। तो एट द सेम टाइम जैसे उसको रिलीज मैसेज मिल जाएगा, वो सिंपली इस क्यू में से उस रिक्वेस्ट को उठाएगी, जैसे थ्री था फर्स्ट रिक्वेस्ट को, सो थ्री उसने लिया और देखा चेक किया कि जस्ट उसको क्या करना है, अब इस थ्री को ओके मैसेज ट्रांसमिट करना है। सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोड टू है वो एक रिलीज मैसेज सेंड करेगी कोऑर्डिनेटर को। अब कोऑर्डिनेटर क्यू में से जितनी भी रिक्वेस्ट होती है उसमें जो टॉप पे होती है सबसे पहले उसको ही ओके मैसेज सेंड करता है। तो अब ये जो कोऑर्डिनेटर नोड है एट द सेम टाइम वो किसको, नोड थ्री को इन ओके मैसेज सेंड कर देगी। अब उसके बाद अब जो ये क्रिटिकल सेक्शन है ये कौन एक्सेस करेगा, नोड थ्री एक्सेस करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये थ्री स्टेप्स यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से हर एक प्रोसेस के लिए आपको ये रिपीटेशन चलती रहती है। मेन आपको क्या है ये पॉइंट भी एड करना है कि यहाँ पे तो मैंने एक ही न्यू रिक्वेस्ट शो की थी, देयर कैन बी मल्टीपल रिक्वेस्ट, तो जिस सीक्वेंस में वो रिक्वेस्ट आती जाती है उस सीक्वेंस से वो यहाँ पे क्यू पे ऐड होती जाएगी। जो टॉप पे आपकी रिक्वेस्ट होगी तो नेक्स्ट वही होगी जिसको परमिशन मिलेगी, जैसे जिस ऑर्डर में वो आ रही है उसी ऑर्डर पे ही उनको फिर परमिशन मिलती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो के लिए आपको शो किया हुआ है, टू और थ्री के लिए। टू ने पहले रिक्वेस्ट सेंड करी, वो एम्पटी था तो क्रिटिकल सेक्शन ने ओके मैसेज भेज दिया, और सॉरी कोऑर्डिनेटर नोड ने ओके मैसेज सेंड कर दिया, तो टू ने उसको एक्सेस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस से रिक्वेस्ट आई तो कोऑर्डिनेटर नोड ने रिप्लाई नहीं दिया या फिर डिनाइड परमिशन कर दिया, क्यों, क्योंकि जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है वो ऑलरेडी टू प्रोसेस एक्सेस कर रहा था, तो उसने उस रिक्वेस्ट को क्यू में डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सिंपली जब आपका प्रोसेस टू का वर्क कंप्लीट हो गया क्रिटिकल सेक्शन का, तो उसने क्या किया, एक रिलीज मैसेज सेंड किया किसको, कोऑर्डिनेटर नोड को। तो कोऑर्डिनेटर नोड ने अब क्या किया कि अब उसने देखा कि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, तो जो क्यू में उसकी रिक्वेस्ट थी उसको उठाया और देखा कौन सी रिक्वेस्ट है कौन सी नोड से आई है, जस्ट उसको एक ओके मैसेज ट्रांसमिट कर दिया। नाउ अब जो क्रिटिकल सेक्शन में न्यू रिक्वेस्ट आ गई, अब ये एक्सेस कर दिया। तो इस तरह से आपका प्रोसेस आगे चलता रहता है। सही, जैसे सेंट्रलाइज्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन मेन क्या है कि देयर इज अ कोऑर्डिनेटर नोड और उसी के साथ ही सभी नोड का कम्युनिकेशन होगा, रिक्वेस्ट भी उसी नोड को जाएगी, रिलीज मैसेज भी उसी नोड को जाएगा और रिप्लाई भी कोऑर्डिनेटर नोड से ही आएगी। ठीक है, next, देखो advantages of this class. Anyone? What are the advantages of this centralized mutual exclusion concept? Yes, anyone? What are the advantages? इतने मैं आपका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, इतने सोचो क्या एडवांटेज होंगे आप
यस क्लास बताओ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन? जो कंडीशंस थी आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वो आपकी फुलफिल हो रही है ना, कोई डेडलॉक या स्टारवेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है।